हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू एम टू क्रैक। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं या हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं सीडीपी में रिलेटेड टू पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोलबर्ग। इसमें मैंने 31 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ये 2 पार्ट्स में मैं कराऊंगी आपको। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका पहला है। तो इसमें हम चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। एंड यस, जो उन बच्चों ने वीडियो देख चुके हैं उनके लिए एक इवैल्यूएशन है उनका। अगर आप अपना इवैल्यूएशन करना चाहते हैं खुद का, तो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, कुछ सेकंड्स का। उसमें आप अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, आंसर उसका, और आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप कितना आ गया है, राइट। और अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो काइंडली कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपके मार्क्स कितने आए हैं आउट ऑफ 31। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग थ्योरिस्ट while viewing children as active seekers of knowledge emphasize the influence of social and cultural contents on their thinking। मतलब निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। मैंने वीडियो में बताया था कि सोशल और कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, वो उनको किसने कहा था, किसने दिया था। आप अब अपना आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन में अपने यहाँ। जो आंसर है वो है लेव वाइगोत्स्की। जो आपके लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने ये दिया था। सेकंड ऑप्शन सही है, लेव वाइगोत्स्की। उन्होंने सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो जहाँ भी आपको सोशल, कल्चर या लैंग्वेज आपको दिखाई देते हैं तीनों साथ या तीनों में से दो चीजें, तो आप लेव वाइगोत्स्की जी का नाम आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग इसमें से मोरल डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो कौन सी है। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। आपको बताई थी मैंने कि उसमें 3 अवस्थाएं दी गई थी, उनमें से इसमें कौन सी दी हुई है। ठीक है, पहला है आपका लेटेसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज जो है ये आपकी सिगमंड फ्रायड ने दी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी में, तो ये तो कैंसिल हो गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ध्यान दीजिएगा, जिसने कॉलबर्ग का जो वीडियो है वो देखा होगा तो उनको पता होगा कि ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सेकंड। थर्ड है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जीन पियाजे जी ने दी थी, है ना, कॉलबर्ग ने नहीं दी थी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज, ये आपके एरिक्सन ने दी थी। तो लेटेसी सिगमंड फ्रायड ने दी थी। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज आपकी जीन पियाजे जी ने दी थी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज ये आपकी एरिक्सन ने दी थी। तो ये जो सोशल कंट्रास्ट ओरिएंटेशन है आपकी, ये आपकी कॉलबर्ग जी ने दी थी। मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेजेस थे, उसमें जो लास्ट स्टेज है आपका उसमें आता है ये। ठीक, सोशल कंट्रास्ट, और दूसरा एक और था आपका यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स, तो ये वाला आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज थी आपकी उसमें आएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है इसमें। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज्ड द कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। जो आपके जीन पियाजे जी हैं उनके अकॉर्डिंग जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है उसके अंतर्गत कौन सी ऑप्शंस में से सही आएगा, कौन दर्शाता है उसको, यानी उसको प्रस्तावित कौन करता है। हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग बताया था आपको, जो आपका हाइपोथेटिकल या हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग यानी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और साध्यात्मक विचार है, वो किसमें दिया था आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, कंक्रीट में नहीं दिया था। कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन आपको मैंने बताया था, कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है उसमें सीसीएस मैंने एग्जांपल दिया था चौधरी चरण सिंह जी के नाम से कि सी फॉर कंजर्वेशन, सी फॉर क्लासिफिकेशन, एस फॉर सीरिएशन। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका सेकंड सही है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, डिफर्ड इमिटेशन एंड ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ये आपका सेंसरी मोटर में आता है। मेक बिलीव्स प्ले इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, जो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होते हैं और मेक बिलीव प्ले, है ना, ये आपका आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो आपका ऑप्शन है सेकंड, कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन। गिव
cues of to children and offering support as and when needed is an example of। आप बच्चे को सपोर्ट दे रहे हैं, आप बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आप बच्चों को टाइम टू टाइम इंडिकेशन दे रहे हैं, आप उसको सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये आपका आता है स्कैफोल्डिंग में। ये जब आपने वाइगोस्की जी की थ्योरी जब मैंने पढ़ाई थी तो उसने बताया था कि स्कैफोल्डिंग और जेडपीटी, तो इसमें क्या है, बच्चों को आप सपोर्ट दे रहे हैं और आप उसको संकेत दे रहे हैं, तो यह जाएगा आपका स्कैफोल्डिंग आंसर। रीइंफोर्समेंट की कोई बात नहीं है, कंडीशनिंग की कोई इसमें मतलब नहीं है, मॉडलिंग का कोई मतलब नहीं है, स्कैफोल्डिंग। जीन प्याजे while working on a jigsaw puzzle, 5 years old Nazma says to herself, "Where is the blue piece?" एक नज़मा बच्ची है, वो अपने आप से बात कर रही है। Where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this shoe. जीन जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। वो अपने आप से बात कर रही है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा। दिस काइंड ऑफ टॉकिंग इज रिफर्स टू बाय वाइगोस्की के द्वारा इस प्रकार के जो वार्ता है वो किसको संबोधित करती है। प्राइवेट स्पीच, टॉक अलाउड, वो किसी से बात नहीं कर रही, वो अपने आप से बात कर रही है, तो टॉक अलाउड कैंसिल हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग बिल्कुल नहीं, इसमें वो किसी की हेल्प नहीं ले रही है, वो अपने आप से बात कर रही है। बचा क्या, ईगोसेंट्रिक एंड प्राइवेट स्पीच। अगर यहाँ बात होती जीन प्याजे की तो आप लगाते ईगोसेंट्रिक स्पीच, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज में बोला हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा आपका प्राइवेट स्पीच। वाइगोस्की जी ने प्राइवेट स्पीच के बारे में बोला था कि बच्चा अपने आप को निर्देश दे रहा है, अपने आप से बात कर रहा है ताकि वो काम को आगे बढ़ा सके। ईगोसेंट्रिक स्पीच जीन प्याजे जी ने दी थी। अगर यहाँ पे जीन प्याजे होता तो आंसर ईगोसेंट्रिक स्पीच होता, लेकिन यहाँ पे वाइगोस्की दिया हुआ है तो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच आपका सही आंसर होगा। Which of the following is a Piaget construct in the context of cognitive development of children? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। पियाजे जी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन सा एक वर्ड दिया था, है ना, कौन सा दिया था, हम सबको पता है, स्कीमास बोला था। एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है टू डेवलप अ नॉलेज, उसको बोलते हैं स्कीमा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं बोली थी, कंडीशनिंग नहीं बोली थी, रीइंफोर्समेंट का उन्होंने कुछ बात नहीं की थी, उन्होंने बात की थी स्कीमास की। बहुत पॉपुलर है ये वर्ड स्कीमा। Noor forget to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." ये स्टेटमेंट उसने बोली है। According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statement represent Philip dash orientation typical at dash stage। कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से स्टेज पे। हिंदी में मैं एक बार बोल देती हूँ। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहती है, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, उसने कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की है। ऑबिडियंस प्री कन्वेंशनल, इसने कोई ऑबिडियंस, उसने कोई भी आज्ञा पालन नहीं कर रही है। बीइंग नाइस कन्वेंशन, उसने कोई ऑफर नहीं दिया है, वो रिवर्स में अपना फेवर मांग रही है ना। फेवर उसने कल किया, क्या किया कि उसने टिफिन शेयर किया, अब वो कल जो उसने फेवर किया है वो उसको रिटर्न में वापस मांग रही है, किससे, तान्या से। तो ये है एक्सचेंज एंड कन्वेंशनल, एक्सचेंज कर रही है, आदान प्रदान, कल उसने दिया आज उसको चाहिए, है ना, तो एक्सचेंज कन्वेंशनल ये आपका आंसर होगा। कॉलबर्ग ने ये बोला हुआ है कन्वेंशनल में कि बच्चा जो है अपना फेवर मांगता है। कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस थी, पनिशमेंट का और रिवॉर्ड का। ये रिवॉर्ड वाला स्टेज है जहाँ पे वो उसने आपके लिए फेवर किया है, उसको दोबारा उसको चाहिए, और क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो अपना टिफिन एक्सचेंज कर रही है।
इसलिए वो एक्सचेंज में आएगा और कन्वेंशन में आएगा। बीइंग नाइस, वो अच्छा नहीं बन रही है, वो फेवर दोबारा मांग रही है, जो उसने कल किया था उसके बदले में वो एक्सचेंज में वो दोबारा रिवर्स में वही फेवर मांग रही है। तो ऑप्शन 4 है एक्सचेंज एंड कन्वेंशनल स्टेज। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, hypothetical deduction reasoning develops during, ये कब होता है, कौन से स्टेज में होता है? सेंसरी मोटर बिल्कुल नहीं, प्री ऑपरेशनल नहीं, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कर रहा है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कर रहा है ना, कुछ अलग हटके सोच रहा है। तो वो आपका सीधा आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नंबर 4 जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। According to Dash, it is important to understand the social process and influence of the culture context on children's thinking. डैश के अनुसार बच्चों की चिंतन के बारे में सामाजिक प्रतिक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये किसने बोला था? दोबारा मैं बोलूंगी, सोशल प्रोसेस आ गया है एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर। तो सिंपल सी बात है, लेव वाइगोस्की जी ने ये बोला था अपने सोशो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी में। तो आंसर 3 इज द राइट आंसर। Which one of the following is not a limitation of the pre-operational thought? इसमें से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? जो प्री ऑपरेशनल थॉट्स हैं, स्टेज है, उसमें से ये चारों में से कौन सी चीज नहीं आती है? टेंडेंसी ऑफ कॉन्सेंट्रेट देखते हैं अभी, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट्स ये आता है। जो प्री ऑपरेशनल है उससे पहले आता है सेंसरी मोटर, उसमें आपके सिंबॉलिक डेवलपमेंट बच्चों के अंदर होता है, वो सिंबल्स यानी ऑब्जेक्ट को पहचानना शुरू कर देता है, सिंबॉलिक भी आ जाता है। तो ये आपका प्री ऑपरेशन में भी होता है, थोड़ा बहुत आगे एक लेवल ऊपर उठ के डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट्स आपका होता है प्री ऑपरेशनल थॉट्स में। ईगो सेंट्रिज्म होता है, बिल्कुल होता है। इरिवर्सिबिलिटी ये भी बिल्कुल होती है। तो क्या चीज नहीं है? टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, ये आपका जो स्टेज है, ये जो क्वालिटी है बच्चे के अंदर, ये आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, वो एक सेंटर में कॉन्सेंट्रेट करके काफी सारी चीजों को देखता है, कंसंट्रेट करना सीख जाता है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। According to the which of the following can be considered as a contribution of Kohlberg theory? इनमें से Kohlberg theory की जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन सी है? कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। बिल्कुल, उन्होंने बोला है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है आपका वो मोरल डेवलपमेंट से आता है। देयर इज अ एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। तो ये बात तो सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द थ्योरी हैज इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर। उन्होंने कुछ नहीं बोला था कि हम बच्चे पे टेस्ट करेंगे और आप ऐसा करेंगे। सिद्धांत, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला था। इट establish a clear relation between moral reasoning and action। उन्होंने moral reasoning बोली थी, yes बोली थी, लेकिन नैतिक तर्क के साथ नैतिक दुविधा बोली थी। मोरल रीजनिंग के साथ मोरल डेलिमा को उन्होंने रखा था, है ना। हिंस डेलिमा के साथ उन्होंने मोरल रीजनिंग और मोरल डेलिमा को रखा था। तो ये भी आपका गलत है। हिज बिलीव इज दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसफर। फिलोसफी की उन्होंने कोई बात नहीं की थी। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है कौन सा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया था। यस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है मोरल डेवलपमेंट से आती है, यानी कॉग्निटिव मेच्योरिटी एंड मोरल मेच्योरिटी में एसोसिएशन सपोर्ट होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आप द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD रिफर्स टू ZPD, इसमें से क्या दर्शाता है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है किसे? नंबर 1 देखते हैं, द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव होता है। देखते हैं सेकंड ऑप्शन, द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। ऐसा कुछ नहीं बोला था, ठीक है, वाइगोस्की जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था ZPD के लिए। अ कंटेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। फोर्थ है, द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विड्रॉल। सपोर्ट के विड्रॉल को तो उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने
जो स्कैप फोल्डिंग था और जेडपीडी था उसमें सपोर्ट के लिए बोला था, एक लेवल थोड़ा सा डिफरेंट था जिसके बेस पर जेडपीडी और आपका स्कैप फोल्डिंग डिफरेंट हो जाता है। तो जो ऑप्शन 3 है, कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं। बच्चे इसमें अपना कार्य स्वयं करता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ सपोर्ट, एक छोटा सा लेवल ऑफ सपोर्ट करता है, पूरे टास्क में वो सपोर्ट नहीं चाहिए उसको, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट चाहिए ताकि वो उस लेवल तक पहुंच जाए। तो राइट आंसर है आपका थर्ड। तो सेकंड और फर्स्ट क्यों नहीं है, द फेज वेयर मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, ऐसा स्टेज जहाँ पे मैक्सिमम डेवलपमेंट तो नहीं, वहां तक एक लेवल तक पहुंचाने के लिए हमें उसकी सहायता करनी पड़ती है। द डेवलपमेंट फेज व्हेन चिल्ड्रन टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, नहीं ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला था। ऑप्शन जो 3 है वो बिल्कुल सही है कि एक सर्टेन टास्क को बच्चा खुद करता है, सिर्फ एक सर्टेन लेवल तक आपको उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना होता है, थोड़ा सपोर्ट होता है, वो आगे अपना काम खुद कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, जो जीन पियाजे उनके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं, फर्स्ट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वह दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। पहला ऑप्शन। लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बिल्कुल नहीं बोला था उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना था कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से बच्चे आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। थर्ड है कैन बी कंडीशन टू बिलीव इन पर्टिकुलर वे बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एसोसिएशन का उन्होंने कुछ नहीं बोला था। कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, तो कॉलबर्न ने बोला था, उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला था। तो फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो चुका है, थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। सेकंड देखते हैं, ठीक है, प्रेक्षात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, बिल्कुल नहीं, दूसरों का अवलोकन नहीं करते हैं, वो स्वयं सीखते हैं। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, बिल्कुल सही है। जब वो दुनिया में जाते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, उसका अन्वेषण करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तब जाके वो अपनी नॉलेज खुद गेन करते हैं, राइट। तो जो ऑप्शन है नंबर 1 वो बिल्कुल सही है आपका। A child argued that Hinz shouldn't steal the drug medicine that can save his wife because he will be caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा या पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कॉलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? पहले बता दूं कि जो बच्चा है, ठीक है, वो जेल भेजने की बात कर रहा है। जब आप जेल भेजने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसने लॉ ऑर्डर फॉलो किए होंगे, है ना, पनिशमेंट उसको पता होगा। तो उसने क्या कर रहा है, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन मतलब ही नहीं है, ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं बोलता, इंस्ट्रूमेंटेशन पर्पस ओरिएंटेशन नहीं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, वो पनिशमेंट की बात कर रहा है कि उसको पनिशमेंट दे दिया जाएगा कि वो उसको जेल भेज देंगे, तो इसलिए उसको जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको ओबीडियंस की तरह यानी उसका आज्ञा पालन करना चाहिए। यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोशल ऑर्डर वो जो ये सामाजिक क्रम नियंत्रित अभिविन्यास नहीं कर रहा है, वो पनिशमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि उसको जेल भेज देंगे, है ना, जेल भेजना क्या है, पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट दे दिया जाएगा, उसको लॉ फॉलो करना है, ओबीडियंस यानी आज्ञा का पालन करना है जो बनाया गया है, नहीं तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो जो थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड है जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग। Lev Vygotsky refers to the verbal dialogue that children have with themselves. Vygotsky के अकॉर्डिंग अगर बच्चा अपने आप से डायलॉग ट्रांसफर कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? मैंने बताया था, अगर लेव वाइगोत्स्की जी की बात होती है तो आप प्राइवेट स्पीच जो है उसकी बात करेंगे, ठीक है, जो प्राइवेट स्पीच है वो आप करेंगे। तो प्राइवेट स्पीच इज योर राइट आंसर।
Learning is number one, a social activity, an individual activity, a passive activity, a conditioned activity. लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है. सेकंड ऑप्शन, एक व्यक्तिगत गतिविधि है. थर्ड, एक निष्क्रिय गतिविधि है. फोर्थ है एक अनुबंधित गतिविधि है. लेव वाइगोस्की ने सोशल एक्टिविटी को महत्व दिया था. लर्निंग जो है वो आपकी सोशल एक्टिविटी है. ठीक है, तो नंबर वन जो है, ऑप्शन वन जो है वो आपका विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशन स्टेज. निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? जो अपना प्री ऑपरेशन स्टेज है उसमें से इन सब में से कौन सी क्रिया है जो आती है? नंबर वन, सर्कुलर रिएक्शन. नहीं, ये आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आता है. गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, सेंसरी मोटर. डिफर्ड इमिटेशन, सेंसरी मोटर. इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये आता है आपका प्री ऑपरेशन स्टेज में. तो नंबर फोर जो ऑप्शन है आपका वो ठीक है. निम्नलिखित वर्णन को पढ़े तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए. वर्णन क्या है? अंतःकरण के स्वयं चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है. इसमें क्या दिया है? रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कॉलबर्ग. डिस्क्रिप्शन क्या है? राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस that are valid for all humanity regardless of laws and social agreement. ठीक है, कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है. ये वाला जो पर्पस है आपका, ये वाला जो आता है वो आता है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन. ठीक है, आप हर चीज को प्रिंसिपल कन्वीनियंस से ले रहे हैं, आप मानवता के बारे में सोच रहे हैं और कभी कभी आप अपने खुद के रूल्स बनाते हैं. तो इसमें आपका आएगा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन. द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन नहीं. द सोशल कंट्रास्ट ओरिएंटेशन नहीं, ये ऑप्शन नहीं है. द सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, इसमें सीधे आप सबकी बात कर रहे हैं, है ना, सबकी बात कर रहे हैं. आप पूरे ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं या आप यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, उसमें लॉज एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं. जब आप यूनिवर्स की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, आप किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में या किसी रूल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरी सार्वभौमिक सिद्धांतों के बारे में आप बात कर रहे हैं. लॉज एंड सोशल एग्रीमेंट रिगार्डनेस, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा. ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल जहाँ आ गया तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ही आपको टिक करना है क्योंकि वो सार्वभौमिक के आधार पर बात कर रहा है. तो नंबर फोर जो है ऑप्शन आपका, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन इज अ राइट आंसर. कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज, इन दोनों के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो कैसी है? एक्विजिशन ऑफ स्किल, कोई इन्होंने दोनों में से किसी ने बात नहीं की थी. कौशल को अर्जन किया जाता है, अर्जित होता है. कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, ये भी इन्होंने नहीं बोला था. पैसिव रिपीटिशन प्रोसेस, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया, ये इन्होंने नहीं बोला था. प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट. लिव वाइगोस्की और जीन पियाजे ने जो एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन था उसमें मैंने समझाया था कि जो आपके ग्रुपिज्म होते हैं, है ना, ग्रुप बनाते हैं बच्चों का, पीयर एक्टिविटी कराई जाती है, उसमें बच्चों का एक्टिव एंगेजमेंट रखा जाता है जिसकी वजह से वो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस के थ्रू कुछ सीखते हैं. सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, एक्टिव एंगेजमेंट बोला था ना, रेडी टू लर्न उनको कराते हैं, उसकी वजह से आप उसमें प्रोसेस कराते हैं और काफ़ी मीनिंग मेकिंग एक्टिविटीज़ का जिसकी वजह से वो कुछ सीख पाते हैं. तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर. वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में मेजर अकम्प्लिशमेंट क्या था? एनिमिस्टिक थिंकिंग नहीं, ये आपका प्री कन्वेंशनल है जिसमें वो इलॉजिकल थिंकिंग लगाता है. एबिलिटी टू कंजर्व, हाइपोथेटिक डिडक्शन रीजनिंग, ये आपका फॉर्मल में था. सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, अगर यहाँ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होता तो नंबर 4 और नंबर बी आंसर होता, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है, यानी बिल्कुल परे होके सोचता है ना, बिल्कुल दूरदर्शी होता है, परिकल्पनाओं में खो जाता है, वहां पे वो थिंकिंग करता है. तो ये सेकेंडरी जो सर्कुलर रिएक्शन है और हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है, यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आता है बच्चा का एबिलिटी टू कंजर्व, CCS. ठीक है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन.
तो ऑप्शन 2 इज अ राइट आंसर। According to Lev Vygotsky, basic mental capacities are transformed into higher cognitive process primarily through लेव वागोस्की के अकॉर्डिंग जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है मेंटल कैपेसिटी की इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस, बेसिक से हायर पर चली जाती है, तो किसके थ्रू जाएगी? सोशल इंटरेक्शन। वाइगोस्की जी हैं तो सोशल इंटरेक्शन की बात होगी, ठीक है। क्योंकि रिवार्ड पनिशमेंट दिया था कॉलबर्ग ने, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कोई मतलब था, अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ये आपका जीन पियाजे जी ने दिया था। तो क्या बचा आपका? सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही। विद एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन suggestion the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone, which construct does the above statement highlight? एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच जाता है। यानी आपका क्या है, इसमें बोला गया है आप एक बच्चे की मदद कर रहे हैं, एक लेवल पर वो अकेले पहुंच सकता है, पहुंच जाता है, बस उसको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो ये किसके अंदर आता है? जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD के अंतर्गत आता है। बच्चा अपने आप पहुंचता है उस पॉइंट तक, आपको वहां पे सिर्फ उसकी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है। तो जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज अ राइट आंसर। इक्विलिब्रेशन नहीं है, कंजर्वेशन नहीं है, इंटेलिजेंसी नहीं है, क्रिया है एक जो बच्चा खुद करता है विद द हेल्प ऑफ अदर। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऑप्शन 1 इज अ राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू Piaget, specific psychological instruction structure organized way of making sense of a space is called schemas, ठीक है। अगेन वही वाली चीज आ गई, स्कीमा होता है, स्ट्रक्चर होता है पूरा माइंड में जिससे आप नॉलेज ग्रहण करते हैं। स्कीमा किस वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ऑब्जेक्ट परमानेंस है ना, गोल ओरिएंटेशन, ये आपका आता है सेंसरी मोटर में। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 इज अकॉर्डिंग टू Vygotsky, when adults adjust the support to extend the child's current level of performance, it is called Vygotsky के अकॉर्डिंग when adults adjust the support to extend the child's current level of performance, जो चाइल्ड का लेवल है प्रेजेंट उसको एक्सटेंड करने को, बढ़ाने के लिए, उसको कुछ प्रॉब्लम है वो और आगे तक जाना चाहता है, तो जो एक एडल्ट है वो एडजस्ट करता है, सपोर्ट देता है। सपोर्ट, ध्यान रखना, सपोर्ट है ना, सपोर्ट की बात है, कॉन्टिन्यूस को सपोर्ट देगा वहां तक पहुंचने के लिए, कॉन्टिन्यूस सपोर्ट। कॉन्टिन्यूस सपोर्ट जहां आ जाएगा वहां पे आपका स्कैफोल्डिंग आंसर होगा, ZPD नहीं होगा। कंफ्यूज मत होना कि ZPD आ गया है और स्कैफोल्डिंग है तो कौन सा लगाएंगे। ZPD पे बच्चा अपने आप अकेले पहुंच जाता है सिर्फ एक छोटी सी हेल्प की वजह से, है ना, को थोड़ी सी हेल्प चाहिए, सपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ हेल्प की होती है एक पॉइंट पर, दैट्स इट। स्कैफोल्डिंग में उसको पूरा सपोर्ट चाहिए होता है, तो आंसर उसका होगा थर्ड, स्कैफोल्डिंग। अकॉर्डिंग टू लेव वागोस्की, द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, लेव वागोस्की के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी कॉज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो है आपका सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन चेंज है, मीनिंग सेम ही है ना, तीसरी बार आ रहा है ये, तो सोशल इंटरेक्शन आपका राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। In the context of Kohlberg's stage of moral reasoning, under which state would the given typical response of the child falls? Your parents will be proud of you if you are honest, so you should be honest. वो बोल रहा है आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे अगर आप ऑनेस्ट होंगे। तो ये वाला स्टेज जो आता है वो गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन में आता है, जो आपका कन्वेंशनल स्टेज है बाय कॉलबर्ग उसमें आता है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा है कि उसके पेरेंट्स पे प्राउड फील करेंगे, इसलिए वो ऑनेस्ट होगा। उसको ये नहीं बताया जा रहा है कि ऑनेस्टी जो है वो अच्छी बात है ना, एक इंसान अच्छा बनता है अगर आप ऑनेस्ट हैं, वो नहीं, वो ये बोल रहा है कि आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आपके पेरेंट्स आपके प्राउड फील करेंगे। उसको जो है डिसलाइक और लाइक के बारे में बताया गया है बाय देयर पेरेंट्स, और उसकी अप्रूवल के बारे में, है ना, जो पेरेंट्स है उसको अप्रूव करेंगे, अगर वो ऑनेस्ट है तो वो प्राउड फील करेंगे तो वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है ना। उसने सिंपल बोल दिया है कि अगर आप गुड बॉय गुड गर्ल हैं तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड करेंगे, वो उनके पेरेंट्स के ऊपर इंडिकेशन दे रहा है या कर रहा है। तो ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी चीज नेसेसरली है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है?
सबसे आवश्यक क्या है? एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। इन रीइंफोर्समेंट की बात नहीं की थी, एमिनेंट जस्टिस के बारे में नहीं बोला था कि ईश्वरीय न्याय पर विश्वास रखे, नहीं। ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, नहीं, बच्चा खुद सीखता है एनवायरनमेंट से। तो ऑप्शन थर्ड जो है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर इज अ राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज अ राइट। According to Jean Piaget, schema builds occur as a result of modifying new information to fit existing schemas and by the modifying old schema as per new information. थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इक्विलिब्रेशन मॉडिफिकेशन का जीन पैजेट नहीं था, तो ऑप्शन वन जो है इसको कैंसिल आउट कर देना। एसिमिलेशन एंड एक्मोडेशन, एक्मोडेशन एंड अडेप्टेशन, अडेप्टेशन के अंदर आता है एसिमिलेशन एंड एक्मोडेशन, तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ को कैंसिल कर देना, बचा आपका सेकेंड में जब जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाई थी तो क्या पढ़ाया था कि जो एसिमिलेशन है उसमें आपके पास एक नॉलेज है, उसमें आप न्यू वैल्यूज को, न्यू इंफॉर्मेशन को फिट कर रहे हो, है ना, उस इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या बोला है, देखो मैं बता रही हूँ, एज ए रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टेंस, फिट कर रहे हैं आप, जो पहले आपके पास है उसमें आप फिट कर रहे हैं। दूसरे में क्या कर रहे हैं, एंड बाय मॉडिफाइंग, आप मॉडिफाई कर रहे हैं ओल्ड स्कीमा को, मतलब करेक्ट कर रहे हैं। तो जब करेक्ट करते हैं तो एक्मोडेशन होता है, जब आप एड ऑन करते हैं तो एसिमुलेशन होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। एक 5-year-old girl talk to herself while trying to fold a t-shirt. Which of the following statement is correct in the context of the behavior displayed by the girl? जो गर्ल है वो टी शर्ट फोल्ड कर रही है और अपने आप से बात कर रही है ना, अपने आप से बात कर रही है। तो जब अपने आप से बात करते हैं तो ऑप्शंस में देखिए, पहला है जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज सोशल इंटरेक्शन, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं है इसमें, कैंसिल आउट कर दो, यहीं पर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीन पियाजे एंड द लेवरशू वुड एक्सप्लेन दिस एज अ चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू इमिटेट हर मदर, उसकी मदर सामने नहीं है तो इमिटेट नहीं कर रही है, वो अपने आप से बात कर रही है, कैंसिल, सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल। थर्ड है जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन हिज एज ईगोसेंट्रिक नेचर ऑफ द चाइल्ड थॉट। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने दोनों ने अगर अलग अलग स्टेटमेंट दी है, दोनों ने ईगोसेंट्रिक की बात नहीं कही है, दोनों ने नहीं किया, दोनों में से एक नहीं किया है, तो थर्ड ऑप्शन कैंसिल। जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक स्पीच, यस बिल्कुल जीन पियाजे जी ने बोला है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच है अगर बच्चा अपने आप से बात करता है, जबकि लेव वाइगोस्की ने बोला है कि चिल्ड्रन अटेम्प्ट टू रेगुलेट हर एक्शन थ्रू प्राइवेट स्पीच, बच्चा अगर अपना काम कर रहा है, उसके काम को आगे बढ़ा रहा है तो वो प्राइवेट स्पीच कहलाएगा। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूट टू पियाजे थ्योरी, पियाजे थ्योरी में जो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फिट नहीं बैठता है? डेवलपमेंट ऑकर इन क्वालिटेटिव स्टेज, बिल्कुल, जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो क्वालिटेटिव स्टेजेस में होता है, वो कुछ सीखता है, गुणात्मक चरणों में होता है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, यस, वर्ल्ड में जब जाता है तो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है और यूज करता है। लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं कराते हैं आप उसको, नहीं, इन्वायरमेंट में आप उसको छोड़ देते हैं, वो खुद सीखता है। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट, यस, चिल्ड्रन एक्ट करता है इन्वायरमेंट में। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो मिसमैच है, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला था और ये गलत है कि प्रैक्टिस से, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, नहीं, डेवलपमेंट के थ्रू लर्निंग होती है जो एज के साथ आती है और इन्वायरमेंट के साथ आती है। तो ऑप्शन थ्री इज अ रॉन्ग आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और यस कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके कितने नंबर आए हैं। अगर आपको आंसर मेरा नहीं सुनना है तो आप पॉज कर दीजिए, है ना, क्वेश्चन देखिए और अपना आंसर लगाइए, फिर मेरा आंसर सुनिए, इससे आपका खुद का इवैल्यूएशन होगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है कॉलबर्ग जी की, वाइगोस्की जी की, पियाजे जी की, तो प्लीज़ चेक इट आउट। और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पे भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।